This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः श्रावणकृष्ण द्वादशी दिनांक 11 सप्टेंबर 2023 चरक चिकित्सा सानाध्याय 3 सन्निपात जज्वर शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। संसृष्टान् सन्निपतितान् बुद्ध्वा तरतमैः समैः ज्वरान् दोषक्रमापेक्षे यथोक्तैरौषधैर्जय। तो संसर्ग जिन रोगों में है या सन्निपात जिन रोगों में है उनको तरतम भाव से या सम भाव से समझकर ज्वरान दोष क्रमापेक्षी दोष क्रम की अपेक्षा से यथोक्त ही औषध ही जय उनके उनके औषधों के द्वारा उनको जीत ले। ये इस प्रकार से वर्धनेन एकदोषस्य क्षपिणेन उच्छ्रितस्य वा कफस्थानानुपूर्व्या वा सन्निपात ज्वरम जय। तो एक दोष को बढ़ाने से या जो ज्यादा बढ़ा है उसको कम करने से या कफस्थान के अनुपूर्वी से सन्निपात ज्वर को जीत ले। एक अहम सूत्र इस प्रकार का है और मैंने थोड़ी सी बहस उसके बारे में की थी कि शुद्ध चिकित्सा अशुद्ध चिकित्सा वास्तव में क्या है और आयुर्वेद में अशुद्ध चिकित्सा अगर है तो कहाँ पे है। वैसे मॉडर्न मेडिसिन की पूरी चिकित्सा अशुद्ध चिकित्सा ही है। प्रयोग शमेद व्याधिम योन्यम अन्यम उदीरयेत नासो विशुद्धा शुद्धस्तु शमेद ये अनुकोप है। एक रोग को शमन करके एक रोग का शमन करके दूसरे रोग का अगर निर्माण होकर रहा है कोई कोई निर्माण करे कोई चिकित्सा तो निश्चित रूप से शुद्ध चिकित्सा नहीं है। शुद्ध उसी को कहेंगे कि जो एक को शमन करते हुए दूसरे का उदय नहीं होने देगी। वास्तव में ये भी बात एलोपैथी में नहीं होती है क्योंकि जो मूल रोग है उसकी भी चिकित्सा होती नहीं है, केवल उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है और उसी को चिकित्सा समझते हैं। यह बहुत बड़ी भ्रांति पूरे विश्व भर में फैली हुई इस प्रकार की है। तो सिम्टम्स जो है लक्षण जो है वो व्याधि का कार्य है। व्याधि का शमन हो जाएगा तो उसके सिम्टम्स अपने आप चले जाएंगे, उसको सिम्टम्स को दूर करने की आवश्यकता वास्तव में नहीं है। अगर ऐसी बात है कि सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक इस प्रकार के हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचे कि वो जल्दी कम कैसे हो जाए व्याधि की चिकित्सा करते हुए इस प्रकार से। लेकिन एलोपैथी ने जो प्रचलन लाया
वो उस केवल सिम्टम को दूर करना है, इस प्रकार का प्रचलन लाया और उसी को चिकित्सा मानने लगे और पूरे समाज में ये भ्रम फैला दिया कि यही चिकित्सा है, यही ट्रीटमेंट है और इस प्रकार से और यही साइंस है। ये भी उसमें कामयाब रहे कि यही साइंस है, ये सिद्ध करने में, ये लोगों में प्रचार करने में वो सफल इस प्रकार के रहे। अब इस मानसिकता से बाहर आना ये बड़ा मुश्किल इस प्रकार का काम है। तो उसमें ऐसा है कि जो भी चिकित्सा की जाती है, जो भी द्रव्य दिया जाता है, उसमें एक दूसरा अंतर हुआ है मॉडर्न मेडिसिन में कि ट्रीटमेंट और मेडिसिन इसमें कुछ फर्क ही नहीं रहा। वास्तव में चिकित्सा जो है वो अलग है, वो तत्व ज्ञान है और औषध जो है वो उसका एक अंग है उस तत्व ज्ञान का। उस तत्व ज्ञान के जरिए ये प्रचलन में आता है। तो लंघन करना है, ये अगर लंघन स्वेदन कालो यवागुस्तिक तकोरसा, ये चिकित्सा का सूत्र है, फिलोसॉफी है उसकी। तो लंघन करना है तो कैसे करना है? तो गुरु आहार को छोड़ना है, लघु आहार को लेना है, अनशन रूप लंघन करना है वगैरह वगैरह। चतुष्प्रकार संसिद्धि पिपाशा मारुता तपो, ये भी सब लंघन कहलाते हैं। तो कहने का मतलब वहां पे ये रहेगा कि चिकित्सा सूत्र जो है, प्रिंसिपल जो है, तत्वज्ञान जो है, वो लंघन इस प्रकार का है। और फिर उसमें काफी सारी औषधियां आ जाती है। दूसरी बात ऐसी है कि पाचनम शमनीयम व कषायम पाशय पायेत भिषक, ये बात बताते हैं तो द्रव्यों का चयन होता है कि मुस्ता परपटकम वगैरह वगैरह इस प्रकार से पाक्यम शीत कषायम व तो बेसिकली ये पाचन या शमनीय इस प्रकार का कषाय है और वो देना है और इसमें मुस्ता परपटक हो या अन्य कोई इस प्रकार के हो, ये सभी उसमें द्रव्य के रूप में आते हैं, चिकित्सा औषध के रूप में आते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में इन्वेस्टिगेशंस और फार्मेसी इन दोनों ने मिलकर संशोधन स्थापित किया। इन्वेस्टिगेशंस मध्ये ये फलाने इन्वेस्टिगेशन सामने आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, शुगर बढ़ गई है, थायराइड बढ़ गया है वगैरह इस प्रकार से। और फिर फार्मेसी ने उसके ऊपर कंसंट्रेट किया कि इसको कम कैसे किया जाए, उसको नॉर्मल वैल्यू पर कैसे लाया जाए, चाहे शुगर की बात हो, चाहे थायराइड की बात हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की बात हो या और कोई इसी प्रकार की बात हो। और वो सिर्फ ड्रग का ही इफेक्ट है ये सिद्ध करने में कामयाब रहे। और फिर बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये रोग है तो ये दवा ले लो, इतना आसान उन्होंने कर दिया। अब वो सिम्टम मिट जाता है चाहे बढ़ी हुई शुगर हो, चाहे अंगमर्द हो, चाहे और कोई भी इस प्रकार का लक्षण हो। क्लिनिकल सिम्टम्स के ऊपर ज्यादा भर नहीं दिया। ज्यादा भर जो दिया है वो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, रेडियोलॉजिकल सिम्टम्स इसके ऊपर दिया। और फिर इसमें सुधार कैसे आता है ड्रग्स के जरिए, ये सिद्ध कर दिया इस प्रकार से। तो मतलब ये हुआ कि कारण वगैरह देखने की कुछ जरूरत नहीं है, ये सिम्टम है, ये सिम्टम के लिए दवा दे दो, सिम्टम मिट जाएगा। और फिर ऐसा समझ लेना है कि कार्य मिट गया है तो कारण मिट जाएगा, मिट गया होगा इस प्रकार से, वो सही नहीं है। कारण मिट जाएगा तो कार्य मिट जाएगा, ये सही है। नहीं कुलाल आदि उच्छेदे, कुलाल का नाश होने पर या घटकार जो है, कुंभार जो है, घट का नाश नहीं होता, कार्य के नाश से कारण का नाश नहीं होता, कारण के नाश से कार्य का नाश होता है। इसीलिए आयुर्वेद में प्रिंसिपल है संक्षेपत क्रिया योग निदान परिवर्जन। कि चिकित्सा संक्षेप में क्या है, तो निदान परिवर्जन इस प्रकार की है। और इसीलिए हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई, व्याधि प्रत्यनिक भी बताई, उभय प्रत्यनिक भी बताई, इस प्रकार तीनों प्रकार के हेतु भी बताए कि जो रोगों के कारण इस प्रकार के हैं
फिर उसका दोष है ये भी कारण है, उस दोष रूप कारण के भी कारण बताए गए, हेतु बताए गए इस प्रकार से। लक्षण समुच्चय बताया गया कि इस रोग का क्या लक्षण समुच्चय है इस प्रकार से। और फिर हेतु विपरीत चिकित्सा, चाहे वो दोष के कारणों की हो या व्याधि के कारणों की हो, उस प्रकार के हेतु विपरीत चिकित्सा बताई गई। संप्राप्ति भंग करने वाली व्याधि विपरीत चिकित्सा बताई गई, और दोनों का मिलाप होने वाली हेतु व्याधि प्रतिनिक इस प्रकार की चिकित्सा भी बताई गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आयुर्वेद में जो जिक्र किया गया, जिसके बारे में ज्यादा महत्व दिया गया, वो कारण है। अभी सभी जो कार्य कर रहे हैं एलोपैथी, वो कार्य पर काम कर रही है, कारण पर काम कर ही नहीं, क्योंकि कारणों को ढूंढते ही नहीं है। उसको टालने की बात नहीं है, उसके विपरीत को चिकित्सा करने की इस प्रकार की बात नहीं है, और इसीलिए ये अशुद्ध चिकित्सा हो जाती है। एक तो मूल रोग को मिटाती नहीं है, केवल सिम्टम्स को दूर करती है। तो मूल रोग वैसे ही रहता है। और कश्चिदि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति चाप्यन्य हेतुत्वं कुरुते पीछे, कि कोई रोग दूसरे रोग का कारण बनकर शांत हो जाता है, न प्रशाम्यति चाप्यन्य, और दूसरा कोई रोग ऐसा भी होता है जो शांत नहीं होता। एवं कृच्छ्रतमानुणाम दृश्यन्ते व्याधि संक्राहा। तो इस प्रकार से व्याधि संकर कृच्छ्रतम जो है ट्रीट करने में, वो निर्माण होते हैं। प्रयोगा परिशुद्धत्व तथा चान्योन्य संभवात, एक प्रयोग की अपरिशुद्धि होने के कारण कि शुद्ध प्रयोग नहीं हो रहा है, और इसलिए पहला भी डिसीज नहीं मिट रहा, दूसरा भी नहीं डिसीज नहीं मिट रहा, इस प्रकार का। और अन्योन्य संभव है, एक रोग से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस प्रकार की श्रृंखला चली होती है, शुरू होती है इस प्रकार से। और ये सब केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ का परिणाम है। वास्तव में जब कोई कार्य हो जाता है, निर्माण होता है, तो अगर हम वो नहीं होना चाहते हैं, तो स्पष्ट है कि उसके कारणों को टालो। अगर हमें आरोग्य रूपी कार्य चाहिए, तो उसके कारण जो है आरोग्य प्राप्त कर देने वाले कर देने वाले, उनका सेवन करो, स्वस्थ वृत्ति का आचरण करो, तो आपको आरोग्य रूपी कार्य मिलेगा। अगर रोग रूप कार्य नहीं होने देना चाहते हैं, तो उसके जो कारण है वो टालो। ये सबसे लॉजिकल इस प्रकार का है। लेकिन यही बात एलोपैथी ने इस तरीके से ठुकरा दी कि कोई जरूरी नहीं, फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसर्च है, और अतिरजस्राव हो रहा है, गर्भाशय निकाल देंगे बस। गर्भाशय निकाल दिया तो कोई चांस ही नहीं है ना वहां से खून आने का, पेशेंट ठीक हो जाएगा इस प्रकार से। ये जो सोच है, ये सोच ही गलत है। वास्तव में स्राव क्यों हो रहा है, ये देखना जरूरी है। तो बताते हैं हाँ ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ, कोई ढूंढना ही नहीं चाहता। क्योंकि उसका संबंध हमारे जीवन शैली से, हमारे रहन सहन से, हमारे खाने पीने से, हमारे विचारों से वगैरह वगैरह इस प्रकार का है, और उसमें तो जाना ही नहीं है। वो देखने की कोशिश भी नहीं करनी है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हार्मोन दे दो, फिर उससे ठीक नहीं हुआ तो गर्भाशय निकाल दो। तो यही सिलसिला फार्मेसी और टेक्नोलॉजी के जरिए चल रहा है पूरे विश्व भर में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये ऐसा बताया जाता है 1935 में रिसर्च की जो विंग है एलोपैथी की अमेरिका की, उसमें दो प्रतिनिधि फार्मेसी के लिए गए, और फिर से उसको जो मोड़ मिल गया, एवरीथिंग बिकेम फार्मेसी ड्रिवन एंड लेटर ऑन इवन टेक्नोलॉजी ड्रिवन। अभी जो रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो टेक्नोलॉजी के जरिए प्राप्त हुई, तरक्की काफी इसमें हुई, सर्जरी में हुई।
एनेस्थीसिया में तरक्की तरक्की हुई और फिर इसके जरिए इसमें भी तरक्की हुई, सर्जरी में तरक्की हुई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये सिलसिला तब से चालू हुआ और अभी भी उसी में लोग अटके हुए, एलोपैथी के लोग भी अटके हुए, जो अच्छे अच्छे जाने लोग हैं, डॉक्टर्स है, वो भी विचार ही नहीं कर पाते ये क्या चल रहा है हमारे साइंस में इस प्रकार से। थोड़े ही लोग ऐसे हैं कि जो इसको भली भांति समझ पाते हैं और फिर वो आयुर्वेद, योग, निसर्गोपचार वगैरह वगैरह इसमें जुड़ जाते हैं। वो समझ लेते हैं कि ये सही नहीं है, गलत रास्ता अपना लिया है और फिर इससे दूर कैसे हो। आयुर्वेद की बड़ी समस्या उनके लिए जो है वो मूल ग्रंथ संस्कृत में है और संस्कृत उनकी उनकी अच्छी जानकारी नहीं है, तो संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे, संस्कृत नहीं समझ पाएंगे, तो भाषांतर पर निर्भर होना होगा और भाषांतर सभी जगह अच्छा ही होगा ये बात नहीं बता सकते हैं, ये मिसलीडिंग भी हो सकता है। तो मूल स्रोत संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में लिखे आयुर्वेदीय ग्रंथ है, तो वहां तक कैसे पहुंचे ये लोगों की बड़ी मुसीबत है। और वो केवल एमबीबीएस डॉक्टर की नहीं, बीएमएस डॉक्टर की भी वही मुसीबत है कि जो जिस प्रकार से पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है सीसीएम द्वारा, पंडित शिव शर्मा ने काफी कोशिश की, लोकसभा की इलेक्शन लड़ी और फिर लोकसभा में चुने गए। और उनका एकमात्र मकसद था सीसीआईएम की स्थापना करना। वो तो उन्होंने कर दी। उस समय में करीबन 100 कोर्सेस आयुर्वेद के चल रहे थे गुरुकुल पद्धति से, जिसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन, प्रमाणीकरण इस प्रकार का नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि एक ही कोर्स बीएमएस बनाए और बाकी सब कोर्स बंद कर दे और ये स्टैंडर्डाइज कोर्स होगा और फिर आयुर्वेद भली भांति पढ़ाया जाएगा। वो चाहते थे कि एमबीबीएस समकक्षता बीएमएस को। अब जब ये समिति होती है इसकी इक्विवेलेंस कमिटी इस प्रकार से, वो क्या देखते हैं, इक्विवेलेंस अगर दो कोर्सेस को देना है तो उसका ढांचा देखते हैं कि यहाँ कितने बरस का कोर्स है, 4.5 बरस और 1 वर्ष इंटर्नशिप एमबीबीएस में, वैसा ही कोर्स बीएमएस में होना चाहिए। वहाँ क्या क्या सब्जेक्ट्स है, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह है, फर्स्ट बीएमएस में भी शारीर रचना, शारीरिक क्रिया इस प्रकार की होनी है। कुछ आयुर्वेद के अलग सब्जेक्ट्स रखे गए, द्रव्य गुण रसशास्त्र है आयुर्वेद के अलग सब्जेक्ट्स इस प्रकार के हैं, चरक संहिता रखी गई, अष्टांग हृदय रखा गया इस प्रकार से। लेकिन पढ़ाने वाले कहाँ थे? जब ये कोर्स शुरू हो गया इस प्रकार से, तो उसमें संहिताओं को काफी कम महत्व दिया गया क्योंकि सब्जेक्ट वाइज इस प्रकार का हो गया और उस सब्जेक्ट में सीसीएम ने अपेक्षा रखी थी कि जो जाने माने वैद्य है, प्रैक्टिस करने वाले हैं, संस्कृत अच्छा है, वो उस विषय में किताबें लिखेंगे मूल ग्रंथों के आधार पर और फिर उनका प्रचलन विद्यार्थी छात्रों में होगा। लेकिन सभी अध्यापक, डॉक्टर्स, वैद्य ये सब एलोपैथी में बह गए। ये सिम्टोमेटिक रिलीफ के तंत्र के जरिए सभी को लगने लगा कि बस यही साइंस है, हमारा साइंस है या नहीं, आयुर्वेद साइंस है या नहीं है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा इस प्रकार से। फिर भी हम कहते हैं कि हमें सोचना पड़ेगा, एलोपैथी वाले तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो साइंस है ही नहीं, हमारा ही साइंस है इस प्रकार से। और फिर ये नतीजा हुआ इस प्रकार से कि इसमें मूल आयुर्वेद चला गया, जो मूल ग्रंथों में था और पहले इसका ही प्रचलन था, वो सब प्रचलन चला गया। बहुत से रुग्ण भिन्न भिन्न रोग, संधिवा, स्थूल्य रोग खाते हैं जिनसे गर्भाशय निकालने का इतिहास मिलता है। ऐसे रुग्णों में अवयव या न होने के कारण बाकी के रुग्ण की अपेक्षा साध्यता बदलती है क्या?
अगर हाँ, तो चिकित्सा में क्या अलग विचार करके आ जाए। साझा सतत बदलती है, इसमें संदेह नहीं है। अब आशय ही निकाल दिया तो ये काफी गंभीर मामला इस प्रकार का है। खास करके अगर प्रौढ़ावस्था में या फिर 30-40 के दरमियान गर्भाशय निकाल दिया तो हार्मोनल इम्बैलेंस जरूर हो जाता है। ज्यादातर केवल गर्भाशय निकालते हैं, ओवरीज रखते हैं, लेकिन ओवरीज का जो काम ओवम प्रोड्यूस करना वगैरह इस प्रकार का है, उसका आगे क्या होगा? और दूसरी बात जो रजस्राव हो रहा था उसके जरिए दोष चाहे बाहर निकल रहे थे, वो जाना बंद हो गया इस प्रकार से। और फिर कुछ हद तक रक्तमोक्षण करके इनमें थोड़ा फायदा होता है। अगर नियमित रूप से हर महीने हम स्नेहपान करा के रक्तमोक्षण करेंगे तो जो खून बाहर निकल जा रहा था वो एक्चुअली खून नहीं है, हमारे हिसाब में रस का उपधातु रज इस प्रकार का। लेकिन कुछ हाल तक ही सही ये अगर बात हो सकती है। लेकिन आशय रिक्तता का क्या करेंगे? वहां वातव का प्रकोप हो जाता है और उसको भरने के लिए मेदो धातु आगे बढ़ जाता है और स्थौल्य हो जाता है, सूजन आने लगती है। तो आशय रिक्तता को हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि गर्भाशय था वो तो निकाल दिया, गॉल ब्लैडर था वो निकाल दिया इस प्रकार से। और ये मानते हैं कि बस ये हमने निकाल दिया तो हमने सच्ची चिकित्सा की है, एलोपैथी वाले कहते हैं कि कारण ही नहीं रहा वहां पे। यहाँ पे कारण पे बताते हैं कि गर्भाशय से स्राव हो रहा होता, गर्भाशय ही नहीं है तो स्राव होने का कोई संबंध ही नहीं है, लॉजिकल है इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार का अत्यधिक रजस्राव होना ये गर्भाशय का दोष है या पीछे जो दोष हमारे हिसाब में पित्त रक्त वगैरह इस प्रकार के हैं उनका कार्य है? तो असृजा योनि व्यापद वगैरह जो इस प्रकार का है, पित्तजा योनि व्यापद है, तो उसकी भली भांति चिकित्सा करनी है तो ये स्राव अपने आप रुक जाएगा, गर्भाशय निकाल देने की चिकित्सा ही नहीं है। अगर आप मानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे ठीक करेंगे? कारण ठीक हो जाएगा तो कार्य ठीक हो जाएगा। फाइब्रॉइड है तो फाइब्रॉइड क्यों निर्माण हुआ ये देखना चाहिए, फाइब्रॉइड की भली भांति चिकित्सा होनी चाहिए। उसको हम पा सकेंगे, ऐसा होना चाहिए। या सीडलिंग्स होता है फाइब्रॉइड्स के, वो आगे नहीं बढ़नी चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मूल कारणों पर कार्य होना जरूरी है, कार्यों पर कार्य करने से कोई मतलब नहीं है इस प्रकार से। लेकिन ये एलोपैथी ने एस्टेब्लिश कर दिया कि बड़े गौर से डॉक्टर कहते हैं बस कोई चारा नहीं, आपको ये गर्भाशय निकालना पड़ेगा इस प्रकार से। और वही सिलसिला अभी यकृत में आ रहा है, किडनी में आ रहा है, बोन मैरो में आ रहा है, हृदय में आ रहा है कि बस अब कोई चारा नहीं, आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और जनता भी, सामान्य लोग भी उसमें बह जाते हैं कि बस और कोई चारा नहीं, इतना बिगड़ गया है, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है, बिगड़ा क्यों ये देखना ही नहीं है, कारण क्या है ये देखना ही नहीं है। और फिर जो सामने परिस्थिति आ रही है उसमें मैकेनिकल मीन्स ढूंढने हैं, ट्रीटमेंट नहीं है इसमें, मैकेनिकल मीन्स ढूंढने हैं। तो ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है। और पूरी जनता, पूरा समाज, हमारा वैद्य वर्ग भी जो बीएमएस है, एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी इसमें बह गया है। वो भी नहीं सोचते कि आयुर्वेद में इसका क्या समाधान हो सकता है क्या। कम से कम हमें कोशिश तो करनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन कोई भी इस प्रकार का मायके का लाल नहीं है कि जो इसके बारे में मूल रूप से सोचे और प्रयास करे। तो हमारे हिसाब में कैसा है? हमारे हिसाब में औषधों का सागर है। और
जो अशुद्ध प्रयोग न करे, शुद्ध प्रयोग करे, इस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग हम मूल रूप से कर सकते हैं। इंश्योरेंस ड्रिवन ऑल्सो, इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रुप भी है इसमें शामिल। ये तीनों मिला के पूरा फायदा उठा रहे हैं इस प्रकार के लोगों के स्वास्थ्य का इस प्रकार। तो अगर कफ पित्तात्मक है तो शायद हम वासा का प्रयोग करेंगे, वात पित्तात्मक है तो शातावरी का प्रयोग करेंगे, यष्टि मधु का प्रयोग करेंगे, वात कफात्मक है तो कंटकारी का प्रयोग करेंगे, त्रिदोष है तो गुड़ुचि का प्रयोग करेंगे, हरितकी का प्रयोग करेंगे वगैरह वगैरह। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें चुनने में काफी आसानी है। अगर हम अच्छे तरीके से इनको देखते हैं, द्रव्यों को देखते हैं, किन दोषों का शमन करती है, नहीं करती है, वह किसको दोष को बढ़ावा देती है वगैरह वगैरह, ये सभी जानकर इसी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करना है कि जो शुद्ध प्रयोग हो, उससे शमन हो जाए रोग का, या मूल उसके भी मूल जो दोष है उसका भी शमन हो जाए, ताकि जो बीमारी है वो मूल रूप से हटे, मूल रूप से ठीक हो जाए इस प्रकार। और अगर ऐसी कुछ स्थिति होती है कि फिर भी मुझे ये दवा देनी है, लेकिन इस दोष का ये प्रकोप करेगी, तो कैसे करूं मैं इसको? तो अनुपान है उसके लिए। हम घी देते हैं तो वात पित्त प्रशमन होता है, मधु देते हैं तो कफ पित्त प्रशमन होता है, तेल इस प्रकार का कुछ देते हैं तो वात कफ का प्रशमन इस प्रकार का होता है। या इसी सिलसिले में काफी अन्य अनुपानों का भी प्रयोग हो सकता है इस प्रकार से। तो उसके जरिए हम फिर जो दोष बढ़ने की आशंका है उसका समाधान कर लेते हैं। तीसरी बात इसमें ऐसी है कि हम औषध सेवन काल का प्रयोग कर सकते हैं कि हमारा मेडिसिन स्पेसिफिकली उसी स्थान पर पहुंचे और वहां का दोष वैषम्य उसको दूर करे। तो ये सभी औषध सेवन काल, विद्यादनंद मन्नादो मध्यंते कबलांतरे, इस प्रकार के काल बताए गए हैं, उनका भलीभांति प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा कितनी देनी है औषध की ये भी डिसाइड कर सकते हैं। और हमारी मात्रा दोष प्रमाण पर निर्भर है, और दोष प्रमाण जो है वो अपचार विशेष पर निर्भर है। तो देखने का तरीका ही पूरा अलग है। फिर काल का भी विचार रहता है, क्या भी शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, उसके अनुसार किन दवाइयों का प्रयोग करना है, नहीं करना है, इसके बारे में सोचना है। तो हमारा प्रयोग शुद्ध रहे, इसलिए हमारे पास काफी तरकीबें हैं, काफी उपाय है। उनको हम भली भांति प्रयोग करेंगे तो अशुद्ध चिकित्सा होगी ही नहीं इस प्रकार से, और रुग्ण को केवल फायदा ही इस प्रकार का होगा। लेकिन इसमें अहम महत्व है निदान का। रोगमादव परीक्षेत ततोनंतरम औषधम ततः कर्म विषय पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरे, ये बात बताते हैं कि पहले रोग की परीक्षा करें फिर औषध की परीक्षा करें और फिर ज्ञान पूर्वक इस प्रकार का कर्म करें, चरकाचार्य बताते हैं। तो विवाद था 8वें अध्याय में, रोगम एकैकम एवं प्रकोपणम एवं योनिम एवं उत्थानम वगैरह वगैरह जो बातें बताई गई है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इयम प्रवृत्ति एवं व निवृत्ति ही, ये मेरी इस प्रकार की प्रवृत्ति है, नहीं तो ये निवृत्ति है, नहीं करनी है चिकित्सा इस प्रकार से। और ये दवा इतनी मात्रा में इस अनुपान से इस काल में दी जाने पर ये शोधन करेगी, शमन करेगी वगैरह, ये सभी हमें पूर्व ज्ञान होना चाहिए देने से पहले। मैं क्या कर रहा हूँ, शोधन कर रहा हूँ, शमन कर रहा हूँ, कितनी हद तक इससे शमन वगैरह होगा इस प्रकार से। और फिर दातार गुरु जी कहते थे वानर वैद्य की सप्ताह न गुणालाभे क्रियामन्याम प्रयोजन। इसमें एक बात निश्चित है कि हमारा निदान पक्का है, निदान में कुछ गड़बड़ नहीं।
अभी वो भी बात पक्की नहीं होती कि निदान में भी गड़बड़ होती है। तो अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो हमारे निदान में गलती हुई है, कुछ अलग निदान करना चाहिए था, या उसकी अवस्था मैंने जो सोची थी उसके बजाय और कहे इस प्रकार से। असाध्य अवस्था ही है, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलने वाले इस प्रकार से। या कुछ पेशेंट ने अपथ्य किया, काल बदल गया, और काल के जरिए या और कुछ हो गया, उसका दैव जागृत हो गया पेशेंट का, और उसके जरिए रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके कई कारण हैं। उन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए अगर हम करेंगे कि हाँ, ये सभी कारणों को मैंने जान लिया है, ये सभी अवस्थाएं मैंने जान ली है, यही डिसीज है, यही अवस्था है, इसमें संदेह की बात नहीं है, और उस पर सोचकर मैंने दवाई का प्रयोग किया, फिर भी लाभ नहीं हो रहा, तो 7 दिन कुछ नहीं करना है, वही दवाई चालू करनी है। सप्ताहेन गुणालाभे क्रियामन्याम प्रयोजेत पूर्वस्वाम जात वेगायम न क्रिया संकरो ही था। पूर्व चिकित्सा का वेग जब शांत हो जाए तो फिर नई चिकित्सा शुरू करनी है। तो वो कितने दिन लेगा मालूम नहीं। हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है इस प्रकार से। अभी ये जो कंजेनाइटल डिसीजेस को लेकर आते हैं, परसों ही एक मेरे पास जेनेटिक डिसऑर्डर लेके एक छोटी लड़की आई थी, 12 बरस की थी। तो चलने में वगैरह इस प्रकार की दिक्कत है, जेनेटिक स्टडी हुआ है, उसमें बिगाड़ है वगैरह वगैरह इस प्रकार। अब कौन से महीने में शुरुआत हुई ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। व्यक्ति भवती मासे से तृतीय गात्र पंचकम मूर्धा द्वे शक्ति निभाव सर्व सूक्ष्मांग जन्म च। तो मैंने इस बार पहली बार केवल तृतीय मन का कल्प और गर्भपाल रस 1 महीने का दे दिया है, और बाकी कुछ दवाइयां साथ में फलगुरुते के साथ दिया है। अब चौथे में दूसरे महीने में जब वो आएगी तो एक तरीका है कि चौथे महीने का शुरू करे, तीसरे महीने का बंद करे, नहीं तो तीसरे और चौथे दोनों को साथ में रखे इस प्रकार से। फिर अगले मंथ में 5वें मंथ का दे दे, या तीसरे चौथे 5वें मंथ का दे, इस प्रकार से। और ये सिलसिला 9 महीने तक चलता रहेगा। तो पहले जो तीसरे महीने का इस प्रकार का था उसको पहले ठीक करना है। अब आश्चर्य की बात है कि उसका एनोमली वगैरह सब स्कैन हुए हैं और उसमें कुछ भी नहीं निकला है। सब नॉर्मल रहे। डिलीवरी सीजर सेक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी आपत्ति नहीं थी। वजन ज्यादा था, 4.5 किलो था इस प्रकार का। फाइब्रॉइड में वजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तो संबंध चिकित्सा दे सकते, या विपरीत मार्ग से दोष निकालने का है। ये हमारे हिसाब में रक्तपित्त है तो ही विपरीत मार्ग चिकित्सा करनी है। रक्तपित्त नहीं है तो शायद स्तंभन चिकित्सा तात्कालिक लाभ के लिए दे सकते हैं, लेकिन मूल फाइब्रॉइड को ठीक करना है, ये आवश्यक है। अब मैं भी इस उलझन में हूँ कि कैसे इस प्रकार से फाइब्रॉइड के बारे में डील करें। फाइब्रॉइड हो, फैटी लिवर हो, फाइब्रोडिनोमा हो, या जे सब म्यूकोस फाइब्रोसिस वगैरह जो कैंसर में दिखाई देता है, इस प्रकार की स्थिति हो, ये कनेक्टिव टिश्यू के रूप में फाइबर्स वहां पे आ जाते हैं और फिर उनकी गांठ बनती है। ये थोड़ा सा इस प्रकार का है। लिवर में भी आगे चलकर फाइब्रोसिस होता है इस प्रकार से। तो जहां जहां फाइब्रोसिस की संप्राप्ति है वो कैसे होती है, ये अगर भली भांति समझ पाएंगे तो शायद इन सभी के लिए एक उत्तर मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। मैं तो अभी रसपाचक, मेदो योग, रक्तपाचक वगैरह सब का प्रयोग करता हूँ। लेकिन फिर भी ये समस्या गंभीर है, और इसी अवयव में क्यों हुआ, ये भी समझने की जरूरत है। और फिर उस अवयव के स्पेसिफिक क्या ट्रीटमेंट करनी, ये भी समझना जरूरी है। ताप खूप असतो
तेव्हा जो उतरत नसेल आणि औषधाने तर पेशंटला नाही तर आपणही पेशंटचे ही आपलेही पेशंटचे तर काय विचार करावा? इसमें ऐसा है कि हमारी दृष्टि से चिकित्सा करते रहे। अगर मानो इस प्रकार की स्थिति हो गई कि ये नहीं हो रहा है और शायद एलोपैथी में उसका कुछ समाधान हो सकता है, तो हम एलोपैथी के डॉक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन खुद एलोपैथी नहीं देनी है। बीएमएस लोगों ने क्या किया कि खुद ही एलोपैथी देना शुरू कर दिया इस प्रकार। हमारा ये निश्चय पक्का होना चाहिए, मैं जो कुछ दूंगा वो आयुर्वेद ही दूंगा, मैं एलोपैथी नहीं दूंगा इस प्रकार से। और फिर एलोपैथी लेनी है इस अवस्था में, तो उसके जो एक्सपर्ट्स है उनसे लेनी है। ये इसमें झिझकने की बात इस प्रकार की नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इसके बाद हमारे पास से पेशेंट चला जाए। उसको लगता है कि अरे आयुर्वेद इसमें इमरजेंसी में काम नहीं कर रहा इस प्रकार से। अगर हमारे हिसाब से रोगी ठीक हो रहा है, समय ज्यादा ले रहा है लेकिन ठीक हो रहा है, तो कोई करने की आवश्यकता नहीं। अगर मरीज का उसके रिश्तेदारों का तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तो वो हो सकता है आगे चलकर वो ठीक हो जाएगा इस प्रकार से। धातु विमार्ग मन फाइब्रॉइड ये बात हो सकती है। लेकिन सिर्फ विमार्ग गमन ऐसा नहीं कहेंगे, उसमें दृष्टि भी एक प्रकार की है और उसको भली बनते सोच लगाए। महाराष्ट्र में तो सर्जरी भी अलाउड है, इससे बीएमएस नई पीढ़ी आयुर्वेद भूलती जा रही है। केवल इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में एलोपैथी कर सकते हैं इस प्रचार से। एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिली या मार्क्स बहुत ही कम है, तो लोग आयुर्वेद में आ जाते हैं और पहले से ही सोच कर ही आते हैं कि एलोपैथी करेंगे। अभी तो एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया तो एलोपैथी कर सकते हैं, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। और नहीं, एमबीबीएस लोग जितनी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उतनी भी करने की जरूरत नहीं है। किसी एलोपैथी के जनरल प्रैक्टिशनर्स के यहाँ मार्गदर्शन ले लो, 6 महीने भी मार्गदर्शन काफी, आप जीपी कर सकते हैं एलोपैथी की। और ये आप शायद थर्ड फोर्थ ईयर में या फिर इंटर्नशिप में भी कर सकते हैं और फिर एलोपैथिक प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इस प्रकार से। तो ये अगर मानसिकता ही इसी प्रकार की है कि मुझे एलोपैथी ही करनी है, एमबीबीएस में नहीं मिल रही तो बीएमएस ले लिया एडमिशन, इसमें क्या फर्क है इस प्रकार से। और आयुर्वेद सीखना ही नहीं, हमें एलोपैथी ही करनी है। तो इनके बारे में ऐसा होता है कि ये बात अगर शुरू से इसी प्रकार की है तो आयुर्वेद सीखेंगे ही नहीं, भूलने का सवाल ही नहीं है। सीखते हैं तो कदाचित भूल जाते हैं, लेकिन सीखेंगे ही नहीं। जो सीखा है वो केवल परीक्षा के लिए सीखा है, वो मूल रूप से आयुर्वेद को समझने की कोशिश ही नहीं की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अभी जो गुरुकुल का कार्य चल रहा है वो फर्स्ट ईयर का भी गुरुकुल होगा, फर्स्ट ईयर के बाद का अगले रविवार से, इस रविवार से। लेकिन परिस्थिति बदल रही है। अब 45 छात्रों ने इस गुरुकुल में एडमिशन ली है और लगभग सभी किसी न किसी वैद्य के पास जाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन है। फर्स्ट ईयर में ही अगर छात्र किसी वैद्य के पास प्रैक्टिस सीखने के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पुराने जमाने में एक छात्र भी अगर किसी वैद्य के पास जाता था तो भी हमें बड़ा आनंद होता था, वाह 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 कितना अच्छा है कि ये शुरू से ही आयुर्वेद सीख रहा है इस प्रकार से। लेकिन अभी ये परिस्थिति बदलाव उसमें हो रहा है
शायद 2-3 रीजन हो सकते हैं इसके बारे में कि गुरुकुल या सुबह का इस प्रकार का वाचन, वैद्यों की बढ़ती हुई संख्या और लोगों को विश्वास हो गया है कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस चलती है। मैं जब उत्तीर्ण हुआ था 1979 में तो उंगलियों पर गिन सके इतने ही वैद्य थे। ज्यादातर पारंपरिक वैद्य थे, जिनके घराने में परंपरा चली आ रही है उसी प्रकार के वैद्य थे। और फिर उनकी प्रैक्टिस चलती थी, उनकी प्रैक्टिस के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। और जो भी प्रैक्टिस चलती थी वो क्रॉनिक डिसीजेस के लिए चलती थी, एक्यूट कंडीशंस में कोई नहीं आता था। ये कामला एक आयुर्वेद का खासियत समझी जाती थी, तो कामला के मरीज आते थे, अम्ल पित्त, संधिवात, दमा, ये सभी मरीज आते रहते थे। लेकिन हार्ट अटैक हुआ और किसी वैद्य के पास गए, इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, वैद्य के पास गए, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं थी। लेकिन जो वैद्य उस समय में डटे रहे, उन्होंने निष्ठा पूर्वक आयुर्वेद को अपनाया, बढ़ाते रहे उसको। उनका खुद का तो फायदा हुआ, वो प्रैक्टिस में एस्टेब्लिश हो गए, पैसा मिला, यश कीर्ति ये मिला और एक समाधान मिला कि जो एलोपैथी ट्रीट नहीं कर रही है उनको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, इसका एक बड़ा समाधान है। और वो मेरे ख्याल में सबसे ऊपर है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो इनके जरिए अब धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। फिर भी ये महाराष्ट्र की परिस्थिति है, केरल की परिस्थिति है, बाकी अन्य राज्यों में और भी परिस्थिति वैसी ही है। कुछ हद तक गुजरात है, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह कितने वैद्य है? बिल्कुल गिनती कर सके इतने ही वैद्य है। तो कॉलेज का माहौल बदलेगा कैसे? मैंने बहुत सोच समझ के साथ गुरुकुल का आरंभ किया और मूल ग्रंथ ही पढ़ाना, ये मैंने जिक्र किया था। अभी इसकी कॉपी हो रही है, लेकिन उसकी कॉपी में मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ाते हैं। वैद्यों के लेक्चर्स रखते हैं, वो अपने अनुभव बताते हैं। ये ठीक है, लेकिन फिर भी वास्तव में मूल ग्रंथों को पढ़ाना और मूल ग्रंथों के अनुसार अनुभवों को बताना, यही आवश्यक है। मूल ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो जो मूल स्रोत है ज्ञान का वो नहीं होगा इस प्रकार से। और इसलिए जब मैंने ये सुझाव सामने रखा तो 40 वैद्य थे उस समय में, जब 2009 में मैंने ये प्रस्ताव रखा। 2008 में रखा, 2009 में शुरुआत हो गई इसकी। तो ये नाविन्यपूर्ण इस प्रकार का था। और उस गुरुकुल से गुजरते हुए अब करीबन 13-14 साल हो गए। काफी वैद्य उसमें से एमडी होके फिर कॉलेज में अध्यापक के रूप में लग गए, प्रैक्टिस अपने अपनी शुरू कर दी इस प्रकार से। तो आगे वाली पीढ़ी इसका फायदा लाइट जरूर ऑफ रखो, बाहर लाइट पड़ेगी, हल्की भी रोशनी होगी तो पता चलेगा। आगे वाली पीढ़ी को इसका फायदा जरूर इस प्रकार का मिल गया, और ये अभी बढ़ता जाएगा इस प्रकार से। लेकिन फिर भी जितने छात्र एडमिशन लेते हैं उनमें से कितने वैद्य बनते हैं, इसका प्रमाण देखेंगे तो ये बहुत व्यस्त प्रमाण है। बहुत कम मात्रा में वैद्य बन रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में एलोपैथी के प्रैक्टिशनर बन रहे हैं। नई सिलसिला चलता रहा है, उसमें थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से वो बहुत ज्यादा संख्या में है। तो मैं चाहता हूं कि उनको भी अपने प्रवाह में ले सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा एक सुझाव है, कॉलेज और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की संधि होना जरूरी। भारत सरकार के अवार्ड्स
में भी मुख्य बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के डीन ही होते हैं। बिरले ही आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है जिनके कार्य को नेशनल स्तर पर रिकॉग्निशन मिलता है। सही है। अभी गोपाल वशिष्ठ जो एलोपैथी के प्रैक्टिशनर है अमेरिका में, उन्होंने चरक के बारे में बहस की। उनको एलोपैथी की जो स्वास्थ्य का लक्षण है वो अच्छा नहीं लगा, और आयुर्वेद का सुश्रुताचार्य ने जो किया है समदोषा समाज में, वो अच्छा लगा। तो फिर उन्हें आयुर्वेद में दिलचस्पी निर्माण हो गई। और फिर उन्होंने पूछा सबसे अच्छी किताब कौन सी है आयुर्वेद में, तो सभी ने जवाब दिया चरक संहिता। तो उन्होंने पूछा कि उसकी कौन सी एडिशन चल रही है। तो सभी ने बता दिया एडिशन ऐसी कुछ नहीं है, जो प्राचीन काल से चरक संहिता आ रही है वही चली आ रही है, सिर्फ रिप्रिंट होते रहते हैं इस प्रकार से। तो ये बड़े आश्चर्यचकित हुए कि हमारे यहाँ एलोपैथी में नई नई एडिशंस आती रहती है, क्योंकि नया नया ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, कोई नए विचार इसमें प्रकट हो जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है इस प्रकार से। तो हमें काल के अनुसार रहना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया चरक संहिता का इस प्रकार का। दुर्दैव से उन्होंने जिन लोगों को इकट्ठा किया इस प्रोजेक्ट के लिए, वो सभी कॉलेज में पढ़ाने वाले इसी प्रकार के लोगों को इकट्ठा किया। कुछ ही लोग ऐसे, उपेंद्र दीक्षित वगैरह जैसे, कि जो प्रैक्टिशनर है। उपेंद्र दीक्षित भी कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय में, अभी मालूम नहीं क्या करता है, कॉलेज में पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता। लेकिन इन लोगों को लेकर ये कार्य शुरू हुआ, उन्होंने काफी पैसा उसमें खर्च किया है। और ऑनलाइन ग्रुप है उसका, लोग डालते रहते हैं इस प्रकार से। मैंने उनको सुझाव दिया था कि आप कॉन्टेम्पररी करना चाहते हैं। उनका कहना था कि हर अध्याय को पढ़े, और अब की स्थिति में, अब के काल में उसके बारे में क्या जोड़ सकते हैं, हाल ही की परिस्थिति क्या है, किस प्रकार के मरीज है, अनुभव किस प्रकार के हैं, ये बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने उनको सुझाव दिया था, मेरा चल ही रहा है बहुत वर्षों से, चरक पर ही कर रहा हूं मैं। एक बार पूरा चरक हो चुका है, अवेलेबल है, ऐसी भी स्थिति नहीं है कि अवेलेबल नहीं है। तो आप उस किसी छात्र को उसी में लगा दे, किसी वैद्य को उसी में लगा दे, और उसमें से जो आपको चुनना है चुन ले, मुझे कोई उसका क्रेडिट भी नहीं चाहिए। ये हमने गाडगिल सर से लेक्चर से लिया है, ये भी मैं नहीं चाहता इस प्रकार से। कहने वाला तो चरक है, हमारा केवल इंटरप्रिटेशन इस प्रकार का है। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि मेरा उनके साथ संवाद ही नहीं हो पाया अच्छे ढंग से इस प्रकार से। और फिर बाकी लोगों का कहना था वो बहुत व्यस्त रहते हैं, प्रैक्टिशनर है, और वो योगदान नहीं दे सकेंगे, समय नहीं दे सकेंगे। मैंने कहा कि मुझे समय देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने काफी समय इस पे पहले ही दिया है। आपको सिर्फ वो रिकॉर्डिंग को सुनना है, और फिर उस अध्याय के लिए क्या बातें बता सकते हैं, ये भी अभी जो बातें चल रही है ये भी बता सकते हैं। तो इसी के आधार पर नई एडिशन बन सकती है चरक संहिता की। मैंने भी इसके बारे में सोचा था कि मैं नई टीका लिखूं चरक पर, लेकिन जो भी सभी विषय बताने हैं वो उस प्रकार से उसमें शामिल करना काफी मुश्किल काम है। वो जबरदस्ती उसमें कुछ बिठवाना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि नई संहिता लिखे। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं नई संहिता लिखूंगा, इसके ऊपर भाष्य तो चलता रहेगा। और आजन्म चरक पढ़ते ही रहेंगे, वो भी अलग बात है। इस जैसा अद्भुत ग्रंथ नहीं है, चरक जैसा अद्भुत ग्रंथ नहीं है।
तपन कुमार ने एक बार बात कही थी कि ये चरक संहिता उसकी माँ है, ऐसा किसी छात्र ने बताया, तो बोले माँ नहीं, वो मेरी सहेली है। मैंने खुद ये उनके व्याख्यान में सुना। ये बड़ी अजीब बात है, चरक संहिता सहेली है, माँ है या क्या है? हमारे हिसाब में मैं मानता हूं कि ये गुरु है और निरंतर गुरु रहेगी। ऐसी भी बात नहीं है कि आज की गुरु है, 100 बरस के बाद गुरु नहीं रहेगी, ऐसी भी बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, काफी अच्छे प्रैक्टिशनर है, फिर भी उन्होंने वहां पे जो सुझाव दिया था कोल्हापुर में, ये व्याख्यान हुआ था, मेरा भी व्याख्यान था, उनका भी व्याख्यान था, उनका सम्मान भी हुआ था उसमें इस प्रकार से। मैं भी अनुचित त्याग, मुझे भी अनुचित लगा, उनके शिष्य वैसे ही फॉलो करते। रिकॉर्डिंग चरक कहाँ अवेलेबल है सर, प्लीज टेल मी। विलोप भारतीय से संपर्क करो, उसकी एक ई लाइब्रेरी है। वैसे मेरा भी यूट्यूब चैनल है, काफी वहां भी हम भी डाल रहे हैं, मैं भी डाल रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दिलीप गाडगिल सर्च करो, यूट्यूब चैनल देखो, और इसमें काफी लिस्ट है, बहुत सारे विषयांकर मेरा वांग्मय उपलब्ध है। ये सुबह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जाता है, ये भी जाता है उसमें इस प्रकार से, और बीच बीच में जो वीडियो बनाते हैं वो भी जाते हैं इस प्रकार से। तो इसमें बड़ी लिस्ट इस प्रकार की है, तो जिसको करना है वो जरूर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं होगा इस प्रकार से। और वैसे मैं आयुर्योग संहिता में सब लिखने ही वाला हूँ। जितना विस्तार हो सके वो सब करने ही वाला हूँ इस प्रकार से। लेकिन फिर भी चरक का महत्व अलग ही रहेगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो जितने हम गंभीरता से उसके बारे में अध्ययन करते रहेंगे तो नई नई बातें सामने आएगी। संस्कृत में एक कहावत है, कभी करोति काव्यानि रसम जानाति पंडिता। कभी काव्य लिख जाता है, लेकिन उसका रसग्रहण पंडित करता है इस प्रकार। तो ये प्रतिभा का नमूना है, काव्य लिखना ये प्रतिभा का आविष्कार इस प्रकार का है। लेकिन उसमें से अर्थ के प्रश्लेष निकालना, उसमें लक्ष्यार्थ क्या है, व्यंग्यार्थ क्या है, ये बताना, ये पंडित का काम है। मूल महत्व उसी को रहेगा, जो लिखने वाला है उसको रहेगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से होता रहेगा और वो अलग अलग लोगों को पसंद में आएगा। गीता पर 700 टीकाएं हैं और एक टीका बताते हैं कि गीता कम्युनिज्म बात सिखाती है इस प्रकार से, उसको भी फॉलो करने वाले लोग होंगे इस प्रकार से। तो मूल जो है उसी को पढ़ना बेहतर इस प्रकार का है। आप लोगों को भी इसमें से कुछ नया अंदाज सामने आएगा, नई कुछ चीजें सामने आएगी, जो मेरे मन में नहीं आ रही इस प्रकार से। तो ठीक है ना, जिसको जिस प्रकार से उनके अनुभव या ज्ञान के आधार पर जो प्रतीत हो रहा है, वो त्रिविध शिष्य बुद्धिहित इस प्रकार का होना चाहिए। तीनों प्रकार के छात्र होते हैं, अच्छी बुद्धिमत्ता वाले भी होता है, मध्यम वाले भी होते हैं और कनिष्ठ बुद्धिमत्ता वाले भी होते हैं। सभी को एक ही बात पसंद आएगी ऐसी बात नहीं है। तो जिसकी संतुष्टि जिसमें हो और वो उसको लेकर आगे बढ़ सके, वो करना है इस प्रकार से। तो मालूम नहीं अभी इसके बारे में कैसे सिलसिला होगा। और जब मेरी नई संहिता आएगी तो उसमें भी विभिन्न पंथ हो जाएंगे, उसका अर्थ बनाने वाले, उसको अपने अपने तरीके से समझने वाले इस प्रकार से। लेकिन
जब मैं लिखूंगा तो वो मेरे ज्ञान, अनुभव और मेरी प्रतिभा इसके जरिए होगा। यही शब्द वहां पे क्यों प्रयोग किया गया ये मैं भी बता नहीं सकूंगा। फणसळकर के ऊपर मैंने काव्य लिखा उनके देहांत के बाद, और विधि प्राणाचार्यान अपि विविध दुख प्रहरति सुदूरम दुर्दैवात अपगतम तत्स्वास्थ्यम अचिरात्। इस प्रकार के मैंने लिखा उसमें इस प्रकार से शिखरणी वृत्त में है। और फणसळकर ये सब जो है लघु शब्द इस प्रकार के है, तो वो अच्छी तरीके से शिखरणी वृत्त में बैठ गए। इदम किम संजातम दलति हृदय शोक भरता, ये पहली पंक्ति मैंने लिखी और फिर पता चला कि अकाले सद्वैद्यम फणसळकरम हंत नयता ध्रुवं यायुर्वेद तमसि नियतोस्तद्य विधि, इस प्रकार। तो ये सुझाव मेरे मन में क्यों आया मैं नहीं बता सकता कि शिखरण वृत्त में लिखना है। ये सुझाव मेरे मन में कैसे आया नहीं मालूम। मैं से पहली पंक्ति मैंने लिखी वो शिखरण वृत्त में थी, पहले 5 श्लोक शिखरण वृत्त में ही रहे इस प्रकार से। अंतिम श्लोक पृथ्वी वृत्त में चला गया। किमत्र सुकृतं पदत्र न मया कृतं चिन्ते यतो हि विगत स्पृह सुगुणवान् मया साधितः। सुभूषिततपं विशक पदमिदं स्वनिष्ठैर्गुणैर्लभेत पदमव्ययम् अव्ययम्। अंतिम मैं भूल गया। लभेत पदमव्ययम् सुगुणवान् इदं निष्ठितम्, इस प्रकार से। जैसा आपने बताया कंजेनिटल रोगों में प्रथम मास के कल्प से शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है। अगर हमारा निदान प्रथम मास से है या शुरुआत प्रथम मास से है तो जरूर करना है। जनरली मिस्ड एबॉर्शन ये जो बात होती है, पहले महीने में गर्भधारणा हुई है इसका पता ही नहीं चलता बहुत सारे लोगों को। जब पीरियड्स मिस होते हैं तो पता लगता है कि गर्भधारणा है, इस प्रकार से। और उसमें अगर क्लॉट्स निकलते हैं, बड़े क्लॉट्स निकलते हैं, तो शायद बात बनती है कि ये पहले महीने में ही गर्भस्राव हो गया, इस प्रकार हमें पता ही नहीं चला। इस प्रकार दूसरे महीने से लेकर मिस्ड एबॉर्शन की बात एलोपैथी में कही जाती है, लेकिन पहले महीने के बारे में कोई बताता नहीं इस प्रकार से। तो अगर हम हिस्ट्री लेते हैं उसमें अगर प्रथम मास से लेकर इस प्रकार से है तो प्रथम मास से शुरुआत करनी है। व्यक्ति भवती मासे तृतीय गात्र पंचकम मूर्धादे सकते नहीं सर्व सूक्ष्मांग जन्म च, सभी सूक्ष्मांगों का जन्म तीसरे महीने में है। और सममेव च मूर्धादेर ज्ञानं च सुख दुख यो हो। ऑटिज्म के केसेस, मतिमंदत्व के केसेस, इनकी शुरुआत तीसरे महीने में होती है क्योंकि ज्ञान जो होता है वो तीसरे महीने से शुरू होता है। तो इन केसेस में हम तीसरे महीने से अगर शुरुआत करते हैं गर्भपात रस के साथ और फलघृत के अनुपान के साथ तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमें निर्भर करना पड़ेगा कि किस महीने से शुरुआत करनी है, हिस्ट्री लेनी पड़ेगी और फिर उसके आधार पर आगे बढ़ना इस प्रकार का पड़ेगा। तो हम निकले प्रयोग समय व्याधि यौन्यमन्यम इधर शुद्ध चिकित्सा अशुद्ध चिकित्सा इस प्रकार से, और अभी पूरा समाज कैसे अशुद्ध चिकित्सा में फंस गया है, एलोपैथी में फंस गया है। और हमारा कर्तव्य है फलगुरुता। तो मास प्रथम आरभ्य नवमासांतमेव च गर्भपाल रस देने का बताया गया है, तो उसको भली भांति इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी भी गर्भ विनोद रस वगैरह भी है, उनका मेरे यहाँ प्रचलन नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ इस प्रकार से। तो वर्धनेन एक दोषस्य क्षपणेन उच्छृतस्य वा कफस्थानानुपूर्व्या वा संधिपात ज्वरंजे, इसके बारे में कल बहस करेंगे। शायद पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा वो कल का भी। लेकिन देखते हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा
व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं. माझ्याकडे जो हेमी हायपरट्रॉफीचा 9 महिन्याचा बेबी आलेला मदर हिस्ट्री NT स्कॅन मध्ये सिंगल अम्बिलिकल कॉर्ड अँड PPH ची हिस्ट्री आहे सर, बाकी विशेष काही नाही. ठीक है, पूरी हिस्ट्री ले लो और फिर कुछ सोच सकते हैं तो सोचेंगे. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्.